हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे। रीजन क्या है? रीजन ये है कि काउंटिंग ऑफ फिगर्स में दोनों को काउंट करने के लिए हम सेम फार्मूले का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम दोनों साथ साथ पढ़ेंगे। अब आइए, अगर मैं इसके डिफिनेशन की बात करूँ तो डिफिनेशन कहता है कि ये 2D डायग्राम है, बोथ आर 2D डायग्राम विच हैव अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा। 2D डायग्राम की बात करूं तो ये देखिएगा, आयत और रेक्टेंगल में सिमिलरिटी क्या है कि बोथ आर 2D डायग्राम। ये लिखिएगा 2D डायग्राम है और इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ये देखो, अगर मैं ए साइड लेता हूं, ये बी और बी साइड है, ये ए और बी है, इतनी सिमिलरिटी दोनों में ही है। लेकिन अगर मैं एंगल की बात करूं तो इसमें जहां 90 डिग्री एंगल होता है, इस केस में एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। क्लियर है? तो बस यही बेसिक डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे काउंटिंग करने के लिए हम सेम फार्मूले का यूज करते हैं। इसलिए हम किसी एक के बारे में अगर डिटेल में पढ़ लेते हैं तो उसके बिहाफ पे हम सेकंड का भी आंसर दे सकते हैं। बात समझ में आ गया? इसलिए इस केस में हम रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम को साथ साथ पढ़ेंगे। अब हम इसके कटिंग प्रोसेस की बात करें, क्योंकि हमें पता है जब भी हम काउंटिंग ऑफ फिगर की बात करते हैं तो पहला काम हमारा कटिंग प्रोसेस पे होता है, और कटिंग प्रोसेस के बेस पे ही हम फार्मूला बना सकते हैं। तो देखिएगा, तो मैं रेक्टेंगल को स्पेसिफाई करके हम क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। क्लियर है? अब इसे मैं कट करने, क्योंकि काउंटिंग ऑफ फिगर में हमें इसे कट करना होता है, जो हमें एग्जामिनर दिया जाता है इसे कट करके। तो कट करने के भी रूल्स है। तो या तो अगर ये 2D डायग्राम है, या तो इसे रो वाइज कट किया जाए इस वे में, जैसे कि मैं इसे कट कर देता हूं इस तरह से। आप चाहो मल्टीपल टाइम्स कट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पे गिवन होगा। या फिर इसे हम कॉलम वाइज इस तरह से कट कर सकते हैं, या फिर ऊपर से इस तरह से। आप जितना टाइम्स चाहो इससे यहाँ कट किया जा सकता है। अब हमें पता है कि किसी भी रेक्टेंगल को या फिर पैरेललोग्राम या तो रो या फिर कॉलम वाइज कट किया जा सकता है। तो अब रो और कॉलम के बेस पे ही यहाँ पे दो कंडीशन बनाए जाते हैं। देखिएगा, पहला कंडीशन ये हो सकता है कि मैं एक रेक्टेंगल को इस तरह से कट करूं कि जहां पे रो और कॉलम की जो कटिंग प्रोसेस हो, यानी कटिंग वैल्यू दोनों सेम हो। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, जैसे मैंने एक फिगर लिया, इसमें मैंने रो में 2 टाइम्स कट किया, और इसमें जो मैंने लिया इसमें भी 2 टाइम कट किया। देखिएगा, यहाँ पे रो की वैल्यू कितनी है, 1 2 3, और कॉलम भी 3, यानी तीनों में 3/3 का हमने रो कॉलम ले लिया। लेकिन अब दूसरा सिचुएशन ये भी हो सकता है कि जब रो और कॉलम इक्वल नहीं हो, ऐसा ही कुछ होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है रेक्टेंगल को ये दो प्रोसेस में काट सकते हैं, और ये रो कॉलम को भी यही दो सिचुएशन बना सकते हैं, या तो रो कॉलम इक्वल होगा या फिर रो कॉलम अनइक्वल होगा। क्योंकि एग्जामिनर के पास या तो इसके बेस पे क्वेश्चन पूछेगा या इसके बेस पे, तो उन दोनों प्रोसेस को हम जानने वाले हैं। अब देखना, जब रो और कॉलम को मैं इक्वल ना करूं तो इस तरह का सिचुएशन बन के तैयार होगा। ये देखना, ये मैंने रो को 3 कट किया, अब देखना कॉलम देखो, यहाँ देखना ये 4 हो गया। तो ये दो सिचुएशन पे ही हमारे सारे डायग्राम बनके तैयार हो जाएंगे। और ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं, तो ये ही नहीं दो फार्मूले के बेस पे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अभी हम थोड़ी देर बाद इसे करेंगे। तो अब इन दोनों सिचुएशन को समझते हैं कि अगर कटिंग प्रोसेस में रो और कॉलम इक्वल हो जाए तो क्या करेंगे, जब रो और कॉलम अनइक्वल हो जाए तो क्या रूल लगाएंगे। तो देखते हैं। देखिएगा, अब हमारे पास जब भी हम इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि हमारे पास अब पूछा जाता है कि मुझे बताइए इस केस में, मैं इस केस में बता रहा हूं आपको कि टोटल नंबर्स ऑफ रेक्टेंगल की अगर आपसे बात किया जाए तो बताइए कि इस केस में रेक्टेंगल कितना होगा। तो अब देखिए इसे सोल्यूशन में कैसे लाते हैं। हमें सिर्फ फिगर को देखना है, उसके बारे में जानना है कि ये देखिएगा, ये 3/3 का है, यानी रो और कॉलम जो है ये दोनों इक्वल है। यहाँ पे एन की वैल्यू, एन को हमने क्या माना था, कटिंग रेशियो। क्लियर? प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में मैंने बता रखा है। यानी ये 3/3 का है, तो 3/3 को आप कटिंग रेशियो को क्या लिख देंगे, 3। तब नंबर्स ऑफ रेक्टेंगल क्या कहता है, इस केस में अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो रूल क्या कहता है कि जो कटिंग रेशियो है उसका आप क्यूब कर लीजिए। बात समझ आया? प्लस फिर 3 से -1 कीजिए, कितना हो जाएगा, 2, फिर इसका भी क्यूब कीजिए, फिर 2 से -1 कीजिए और उसका भी क्यूब कर लीजिए। तो इस प्रोसेस को हम कटिंग रेशियो से स्टार्ट करेंगे, वो -1 करते हुए तब तक क्यूब करते चले जाएंगे जब तक कि वैल्यू 1 में ना कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद नॉर्मली आप इसे ऐड कर देंगे। ये हो गया आपके पास 3 क्यूब की वैल्यू 27, फिर ये हो गया 8, फिर ये हो गया 1। अब इसे करेंगे तो आंसर हो जाएगा 36, यानी इस केस में हमारे पास टोटल 36 रेक्टेंगल हैं। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा कि जब भी हमारे पास रो और कॉलम इक्वल हो जाए
तो इस केस में हम जो हमारा कटिंग रेशियो होगा उस वैल्यू से क्यूब स्टार्ट करेंगे, फिर उससे माइनस करके भी क्यूब करेंगे, फिर उससे भी माइनस करके -1 करते हुए क्यूब करेंगे और इस वैल्यू को तब तक ले जाएंगे जब तक कि वो 1 में कन्वर्ट ना हो जाए, तब हमारा आंसर निकल के तैयार हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा आंसर 36 हो गया। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली बात है कि इस फिगर में 36 रेक्टेंगल कैसे हैं। तो जरा यहाँ पे एक पॉइंट और समझ लीजिए, यहाँ पे देखिएगा जरा, यहाँ पे अब आपको एक पॉइंट मैं नोट करके बता देता हूँ। नोट में क्या है, जरा ध्यान से देखना कि रेक्टेंगल जैसे देखना, अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं, यहाँ पे अब मैं इसे प्रूव कर देता हूं कि इसके अंदर 36 कैसे है। रेक्टेंगल और स्क्वायर की मैं बात करूं तो देखिएगा, स्क्वायर जो है ये रेक्टेंगल का ही एक स्पेशल केस है। कहने का मतलब क्या है कि रेक्टेंगल का डिफिनेशन क्या कहता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर ये है, ए है, बी है और बी है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन अब एक जरा देखिएगा, जब मैं स्क्वायर की बात करूं इसमें भी तो अपोजिट साइड्स इक्वल है, ये देखो, और इसमें भी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है और इसमें भी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। लेकिन अब यहां देखिएगा तो ये भी अपने आप में रेक्टेंगल ही है, लेकिन चूंकि इसके सारे पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं इसलिए इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है। इसलिए बोला जाता है कि इसको आप रेक्टेंगल ना बोल के स्क्वायर बोल दीजिए। तो मेरे कहने का सेंस ये था कि आप स्क्वायर को रेक्टेंगल में काउंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्क्वायर भी रेक्टेंगल का एक स्पेसिफिक फॉर्म है। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल का सीधा फॉर्मूला था अपोजिट साइड्स आर इक्वल है, अपोजिट साइड्स इक्वल, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन जब स्क्वायर की बात करूं उसमें भी तो अपोजिट साइड्स इक्वल है और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी हर एक स्क्वायर को आप रेक्टेंगल बोल सकते हैं। इसलिए जब इस वाले क्वेश्चन में हम बात करते हैं ना कि अब मुझे बताइए कि टोटल रेक्टेंगल क्या होगा, देखिएगा तो इसके अंदर आप स्क्वायर को जोड़ते हैं, नहीं जोड़ते हैं, यानी कि इसके अंदर हम स्क्वायर को भी ऐड करेंगे, यानी जो डायग्राम स्क्वायर में दिख रहा है वो भी ऐड होगा, प्लस जो रेक्टेंगल की स्पेशल वैल्यू होगी उसे भी ऐड करते हैं। ये चीजें ध्यान में लेके चलना। क्यों? हर एक स्क्वायर को आप रेक्टेंगल बोल सकते हैं, लेकिन हर एक रेक्टेंगल को स्क्वायर इस प्रोसेस को उल्टा नहीं ले जा सकते हैं। तो जब भी हम ये इक्वेशन बनाते हैं इसके साथ हमारे पास इस वाले फॉर्मूले के साथ रेक्टेंगल स्क्वायर की वैल्यू ऑटोमेटिक ऐड हो जाती है। तो जब भी आपके पास क्वांटिटी ऑफ रेक्टेंगल की बात कहा जाता है तो उस केस में हम स्क्वायर को भी ऐड करते हैं। बात समझ में आया? ये तो हमने डिफिनेशन देखा। अब इस फॉर्मूले को, इस वाले डायग्राम को हम प्रूव करके देखते हैं कि अलग अलग मैं करूं स्क्वायर निकाल के और रेक्टेंगल अलग निकाल के कि 36 आता है या नहीं, चेक कीजिएगा जरा। तो इससे हमें थोड़ी सी समझने में मदद मिलने वाली है। अब ये समझ में आ गया कि स्क्वायर रेक्टेंगल का ही एक स्पेसिफिक फॉर्म है, इसलिए क्वांटिटी ऑफ रेक्टेंगल में हम स्क्वायर को भी ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि स्क्वायर को आप रेक्टेंगल बोल सकते हैं, हाँ, लेकिन उल्टा नहीं हो सकता, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को प्रूव करके दिखाता हूं, देखिएगा। अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहां पर यही फिगर है। तो हमने क्या देखा था कि रेक्टेंगल में स्क्वायर को भी जोड़ते हैं। अब ये 3/3 का है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर की बात करूं तो स्क्वायर के लिए हमें फॉर्मूला था क्या, 3 स्क्वायर। अगर दोनों रो कॉमन इक्वल हो जाता है तो हमने क्या देखा था, 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर और 1 स्क्वायर। मैंने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बता दिया था कि जब रो कॉलम इक्वल हो तो क्या करना है, जब रो कॉलम अनइक्वल हो तो क्या करना है। तो इसका मैं आंसर निकालू 9, 4 एंड 1, तो इसका आंसर कितना हो गया, 14। समझ में आया? अब चलिएगा, अब मैं इसके रेक्टेंगल की बात करूं, क्योंकि हमें पता है इसके अंदर रेक्टेंगल भी है, तो पहले मैंने स्क्वायर निकाला, टोटल 14 है। अब मैं रेक्टेंगल की बात करता हूँ। देखिएगा पहले आप एक पार्ट के निकाल के देखिए इसमें रेक्टेंगल कितना है, देखो अपने आप पता चल जाएगा। अगर मैं ये वाला पार्ट की बात करूं तो ये ऐसा ही कुछ है, क्योंकि 1, 2, 3 इस वैल्यू को हमने स्क्वायर में काउंट ऑलरेडी कर लिया। लेकिन अब जब मैं इस फिगर में रेक्टेंगल की बात करूं तो देखिए कितना रेक्टेंगल होगा, यहां से यहां तक एक रेक्टेंगल और यहां से यहां तक दूसरा रेक्टेंगल और एक वाला पूरा वाला रेक्टेंगल, यहां देखना ये पूरा, तो यानी इसके अंदर टोटल 3 रेक्टेंगल है। बात समझ में आ गया? तो अब देखिएगा अगर इसमें 3 रेक्टेंगल हैं तो यहाँ पर भी 3 होगा, क्योंकि सारे फिगर तो इसी के तरह है, यहाँ पर भी 3 होगा। एज इट इज ऊपर वाले की बात करूं इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें, क्योंकि यही फिगर का ये रिपीटेशन कर रहा है। तो अगर मैं इस केस में बात करूं तो इस तरह का रेक्टेंगल देखिए कितना हमारे पास, रेक्टेंगल कितना हो गया, 3, 3, 3, 9 और 9 इधर 18, ये वाला पार्ट हो गया। अब लेकिन जैसे ये डायग्राम बना इसके बावजूद कुछ रेक्टेंगल बने हुए, कैसे, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां से यहां तक की एक बात करूं तो एक रेक्टेंगल है हमारे पास, ये वाला लाइन से, क्योंकि पर्टिकुलर इस वाले पार्ट से हमने देख लिया है। फिर यहां से यहां तक बात करूं तो एक रेक्टेंगल है, ये देखो
दो रेक्टेंगल हो गया। तीसरे की बात करूं तो देखिएगा, यहां से यहां तक की बात कीजिए, फिर एक रेक्टेंगल, फिर यहां से यहां तक की बात करें तो एक रेक्टेंगल, तो टोटल कितने हो गए 4। तो हमारे पास आंसर कितना हो गया इसका 22। यानी इसके अंदर टोटल 14 स्क्वायर और सिंपल रेक्टेंगल 22 है। लेकिन अब फार्मूले के अकॉर्डिंग कि अगर हमारे पास टोटल रेक्टेंगल की बात किया जाता है, देखिएगा हमने क्या देखा था कि स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों को ऐड करते हैं अगर टोटल रेक्टेंगल काउंट करना हो आयत, तो आप क्या करेंगे 22 और 14 को ऐड कर दीजिए, आंसर कितना हो गया 36 हो गया प्रूफ। तो इसलिए मैंने कहा कि जब भी रेक्टेंगल का केस हमारे पास पूछा जाता है तो इस केस में हम स्क्वायर को जरूर ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात है क्या है कि आपने इस वाले क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन करके बताया, लेकिन जब हम इस फार्मूले की बात करते हैं ना तो इस फार्मूले के अंदर ऑटोमेटिक स्क्वायर और क्यूब दोनों वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाता है। यानी अगर मैं यहाँ पे ये फार्मूला लिख दूं कि इसके लिए कि जैसे मैंने ये लिखा कि इस केस में टोटल रेक्टेंगल के लिए अगर फार्मूले की बात करूं तो यहाँ 3 है ना, मैंने लिखा 3 क्यूब 2 क्यूब और 1 क्यूब, इसकी वैल्यू 36 आ गई। क्लियर है? तो इस केस में ये दोनों वैल्यू इसके साथ ऐड होता है, तो हमें अलग अलग करके निकालने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? तो जब भी हम रो और कॉलम की बात इक्वल करेंगे और रेक्टेंगल पूछा जाएगा तो सीधा हम ये फार्मूला लगा देंगे, तो इस फार्मूले के अंदर इनबिल्ट स्क्वायर और रेक्टेंगल के फॉर्म को ऐड कर दिया जाता है, इसलिए हम अलग अलग नहीं करेंगे, यहाँ पे हम इस्तेमाल कर लेंगे। एज इट इज जो मैं इसका फार्मूला लिखूंगा भी उसके अंदर भी इनबिल्ट होता है स्क्वायर और रेक्टेंगल, इस फॉर्मूले के अंदर ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है, तो हमें स्पेशल अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। आप समझ सके इसलिए मैंने सबको अलग अलग करके समझाया कि जब भी रेक्टेंगल की बात करते हैं टोटल रेक्टेंगल को तो इसमें स्क्वायर को भी ऐड करते हैं, इस कारण से। समझा? तो ये हमने पहला देखा जब रो और कॉलम हमारे पास सेम था तो हम ये वाले फार्मूले का यूज करके आंसर बना लेंगे। ठीक है, तो अलग अलग नहीं करेंगे। अब आइए, अब केस कहता है कि जब रो और कॉलम इक्वल ना हो। देखिएगा आगे समझते हैं। जब रो कॉलम इक्वल नहीं होता है तो यहां पे देखिएगा, इस केस में अगर मैं बात करूं या मैं यहां बना देता हूं कि इस केस में आप देखेंगे रो और कॉलम की बात करें तो ये हमारे पास जो कटिंग रेशियो है 3:4 पे है, यानी n की वैल्यू अगर मैं ले 3:4 है। बात समझ में आए? तब रूल क्या कहता है, तो अब इस केस में अगर आपसे पूछा जाए कि मुझे बताइए टोटल रेक्टेंगल क्या होगा, टोटल रेक्टेंगल की बात करते हैं तो अब देखिए यहाँ पे का ट्रिक क्या है। आपने सेम के लिए देख लिया, अब अपोजिट के लिए जो ये वैल्यू है ना इसको आप 3 से स्टार्ट करेंगे, फिर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर तक लिखते चले जाएंगे और हर एक पार्ट को जोड़ देंगे। 3 के बाद क्या होगा, डिक्रीज करके 2 और 1 कंटिन्यूस डिक्रीज करेंगे और तब तक लिखते चले जाएंगे जब तक कि 1 ना हो, तो इसको हम एक कॉलम में ले लेंगे। फिर ये इंटू, फिर इसकी वैल्यू को भी उसी तरह लिखेंगे 4 डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख के कंटिन्यूस 1 तक ले जाओ, लिख दिया। अब देखिएगा अब क्या करेंगे, 3 to 5 and 1 6, इसको कीजिएगा 4 7 9 और 10, ये हो गया हमारे पास 10। तो ये हमारे फार्मूले से ये हमारा आंसर निकल जाएगा। इसके अंदर टोटल रेक्टेंगल कितना है हमारे पास 60 है। बात समझ में आया? तो अब देखिएगा, अब इस फार्मूले के टोटल रेक्टेंगल के अंदर ऑटोमेटिक स्क्वायर और रेक्टेंगल ऐड है, तो आप इसमें फिर से बारी बारी से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे कि अगर हमारे पास कटिंग रेशियो अलग अलग हो जाएगा, हम उस वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, जो रो होगा उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते चले जाएंगे कंटिन्यूस फॉर्म में और 1 तक जाएंगे, सबको ऐड कर लेंगे। एज इट इज सेकंड पार्ट को भी वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से कटिंग रेशियो है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए 1 तक कंटिन्यूसली और हर एक पार्ट को जोड़ के फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर बनके तैयार हो जाएगा। बस यही 2 प्रोसेस पे हमारे सारे काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल के क्वेश्चंस बनना चालू हो जाएगा। तो इसमें भी मैंने प्रूव कर दिया, आप चाहो तो इसका भी प्रूव कर सकते हैं कि अलग से स्क्वायर निकालो, अलग से रेक्टेंगल निकालो, उसके बाद ऐड करेंगे तो यही आंसर आएगा। लेकिन ये फार्मूला इतनी वो अलग अलग करने वाले इस प्रोसेस से हमें बचा देता है कि आप डायरेक्टली इसका इस्तेमाल कीजिए या जो इसका इस्तेमाल कीजिए, इनबिल्ट हो जाएगा स्क्वायर और रेक्टेंगल। बात समझ में आया? तो ये था हमारे पास पूरा काउंटिंग ऑफ फिगर्स का बेसिक फॉर्म, और इन्हीं 2 बेसिक फॉर्म का एग्जामिनर यूज कर सकता है और इन्हीं 2 बेसिक फॉर्म से हम बाकी क्वेश्चंस बनाएंगे। क्लियर है? देखिएगा अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखना, अगर मैं जैसे मैंने कहा था कि अगर आपने रेक्टेंगल को पढ़ लिया तो उसके बिहाफ पे हम पैरेललोग्राम को भी दे सकते हैं, और पैरेललोग्राम जहां जहां मैंने रेक्टेंगल लिखा है तो आप पैरेललोग्राम का भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कहा वो देखिए, अगर मैं ये क्वेश्चन बना दूं, ये देखिए ये लीजिए, अभी पैरेललोग्राम है और आपसे पूछेगा कि मुझे बताइए कि अब टोटल नंबर्स ऑफ पैरेललोग्राम,
कि इसमें टोटल नंबर्स ऑफ पैरेललोग्राम कितना है समांतर चतुर्भुज, तो आप उसी फार्मूले का यूज करेंगे जिसमें हमने देखा रो कॉलम डिफरेंस है, क्योंकि पैरेललोग्राम रेक्टेंगल के लिए हम सेम यूज कर लेते हैं। अगर हम देखें तो 1 2 3 आर की वैल्यू कितनी है, तो 3 है, कॉलम देखो तो 4 है, तो यानी 4:3 का है। तो अभी हमने फार्मूला क्या देखा, इस केस के लिए हम क्या करेंगे, वापिस 4 को लिख देंगे, डिक्रीजिंग कंटिन्यूस डिक्रीज करते हुए 1 तक सबको वैल्यू को ऐड कर देंगे, इसको भी उसी तरह से ऐड करेंगे। क्लियर है? अब देखिएगा ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3 to पावर 6, इसके भी आंसर 60 हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ये चीजें ध्यान में लेके चलिएगा, चाहे पैरेललोग्राम पूछा जाए या फिर रेक्टेंगल के फॉर्म में पूछा जाए तो हम आंसर सेम निकालेंगे। क्लियर हो गया बात? अब आइए अब 1-2 क्वेश्चन और भी बेसिक कर लेते हैं, देखिएगा जरा। अगर मैं कुछ क्वेश्चन इस तरह से बना दूं, बस ये फॉर्म है, बेसिक फॉर्म है उसका 3, अब देखना यहाँ पे मैंने 2 डाल दिया। क्लियर है? इससे आप और एक बना लीजिए, तो ये 5:3 का हो जाएगा। क्लियर है? तो हमें पूछा गया कि मुझे बताइए रेक्टेंगल क्या होगा, तो आप सीधा देखेंगे 5:3 है, सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए हम कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, सीधा इसको लिख देते हैं 3 2 and 1, यही कुछ करेंगे, इसको भी कर देंगे 3 2 and 1। याद रखिएगा हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि इसके भी आपने हमारा बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो ये देखिएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 15 इंटू 3 2 5 and 1, इसके सॉरी 6, तो इसका आंसर हमारे पास 90 चला जाएगा। बात समझे? एक क्वेश्चन और देखिए, अगर मैं इक्वल कर दूं, ये देखो 4/4 का बना देता हूं, ये लिखिएगा 4/4 का है, ये देखना 4/4 है। तो अगर इसमें पूछे स्क्वायर पूछे तो आपको प्रॉब्लम है कि सॉरी आपको पता है कि इसमें 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर करेंगे, लेकिन जब आपके पास रेक्टेंगल की बात किया जाए तो आप क्या करेंगे, सीधा 4 क्यूब इस तरह से लिखेंगे, 4 क्यूब, फिर आप देखिएगा इसमें 3 क्यूब, फिर 2 क्यूब, फिर आप 1 क्यूब कर लेंगे। ये कुछ है। अभी देखिएगा ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा हमारे पास 8 और ये हो जाएगा 9, क्योंकि हमें इक्वल होगा तो यही फार्मूले की बात करेंगे। इधर आपने 36 देखा तो ऐड कर लीजिए 0 फिर 9 100, यानी टोटल 100 इसके हमारे इसके ऊपर रेक्टेंगल होंगे। क्लियर है? क्योंकि इस फार्मूले के साथ स्क्वायर और रेक्टेंगल ऑटोमेटिक ऐड हो चुका है। समझा? तो ये 2 बेसिक हमने स्ट्रक्चर देख लिए, जिससे हमने रेक्टेंगल को और पैरेललोग्राम को काउंट करना सीख लिया। लेकिन अब हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर को भी पता है कि जो भी क्वेश्चन हमें बनाए जाएंगे या तो रो कॉलम के इक्वल पे बेस्ड होगा या फिर रो कॉलम के अनइक्वल बेस्ड पे होगा। लेकिन उस टर्म्स को, जैसे इस क्वेश्चन में डायरेक्टली दिख रहा है कि यहाँ रो कॉलम इक्वल है, यहाँ रो कॉलम अनइक्वल है, तो आप बना लिए, लेकिन इसी पार्ट को क्वेश्चन के बीच छिपाया जाता है। क्लियर है? हाँ, ऑल्दो इन्हीं 2 फार्मूले का यूज होगा, लेकिन इसे क्वेश्चन के बीच छिपा दिया जाता है जो हमें दिखने में नहीं बनता। तो हमारा काम पहले उस पार्ट को ढूंढना, फिर आंसर देना। कैसे? इन क्वेश्चन को करके देख लेते हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, देखिएगा। अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन की बात करूं तो आपसे पूछा गया है कि सारे फॉर्म में आपसे पूछा गया है बताइए टोटल नंबर्स ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा। अब मैं इस वाले फॉर्म की बात करूंगा तो पहला आपका काम क्या है कि उस पार्ट को ढूंढिए जहां पे रो कॉलम की बात की जा रही है। तो पहले मैं इस वाले अगर सोल्यूशन करूं, इसका सोल्यूशन देखिए 1 नंबर का, तो आप पहले इसको देखिएगा, ये कुछ है। तो अब पहले मैं इसका आंसर निकालता हूं कि ये कितना जाता है, जरा ध्यान से देखिए। इस केस में अगर मैं बात करूं तो रो हमारे पास कॉलम कितने हैं 4, जबकि रो कितना है 1। तो आपको पता है इस केस में अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं ये 4:1 है, तो आप इसको फार्मूले पे ले आइए इंटू 1, तो ये हो जाएगा 10 और इंटू 1, तो ये टोटल 10 ही होंगे। क्लियर? अब जरा ध्यान से देखिए, हमने सिंपल देखिएगा इसी हिसाब से बनाते हैं क्वेश्चन को। पहले हम उस पार्ट को ढूंढते हैं जो रो कॉलम पे बेस्ड हो। अब जरा ध्यान से देखिए, हमने इस वाले पार्ट को देखा तो हमारा आंसर 10 हो गया, लेकिन अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है। ऊपर की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है। अब इससे हम जोड़ के देखते हैं कि इससे कितने रेक्टेंगल बन रहे हैं। तो जैसे मैंने ये पार्ट को ऊपर जोड़ा तो एक रेक्टेंगल ये खुद हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, और इसके बीच जैसे मैंने ये वाला पार्ट जोड़ा तो जरा ध्यान से देखना, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा और एक यहां से बन के तैयार हो जाएगा ये वाला पार्ट। ये देखिएगा। क्लियर है? तो जरा वापस समझ लीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल की वैल्यू डाली ये वाला, तो इससे हमारे पास कितना, वापस समझिएगा, मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिएगा मैंने ये पार्ट जोड़ा तो यहाँ देखिएगा टोटल कितने रेक्टेंगल बनेंगे, एक रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल। अब यहाँ से देखिएगा एक हमारे पास यहाँ से यहाँ 3 हो जाएगा और एक बड़ा वाला रेक्टेंगल यहाँ से यहाँ तक का। देखिएगा यानी एक वैल्यू को डालने से इसमें हमारे पास 4 रेक्टेंगल बन जाते हैं। तो एज इट इज इसमें भी बनेगा, इससे भी हम करके ही देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ से प्रूफ हो जाएगा।
तो अगर मैंने ये रेक्टेंगल यहाँ जोड़ा तो अभी कितने हैं, एक, जैसे डाला एक और दो, कितने हो गए, तीन। पहला ये बड़ा वाला एक था और ये थे, तीन हो जाएगा। फिर यहां से देखिएगा एक ये वाला आप जोड़ लेंगे यहाँ पर, क्लियर है। तो यहां से हमारे पास बन के तैयार हो जाएगा एक रेक्टेंगल यहां से यहां तक, समझा। तो यहां से भी हमारे पास चार और यहां से भी हमारे पास चार, तो टोटल देखिएगा चार और चार आठ, तो इसके अंदर टोटल रेक्टेंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 8। क्लियर हुआ। तो ये हमारे पास टोटल इसके अंदर 18 रेक्टेंगल है, समझ में आया। अब नेक्स्ट की बात करें, अब सेकंड नंबर, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसके बारे में देखते हैं। अगर मैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो जरा ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन में भी आपको पता है रेक्टेंगल पूछा गया है और रो कॉलम के बारे में हमें जानना है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इस फिगर को इस तरह से बनाया गया है कि आप इसे मतलब कि ये कॉम्प्लिकेटेड में फॉर्म में आ जाता है, लेकिन हमें पता है कि सारी कहानी तो रो और कॉलम के बीच है। हमें उस पार्ट को ढूंढना है जहां रो कॉलम के बारे में डायरेक्टली है, बाकी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ उलझाने के लिए दी गई है, इसे हमें यूज नहीं है। अगर मैं इस फिगर को गौर से देखूं तो आप देखिएगा रो कॉलम की कहानी यहां से स्टार्ट होती है, ये है, और इसमें कट देखिए कितना, 1 2 3, तो बीच में आप भी डाल दीजिए 1 2 3, इतना ही पार्ट है, बाकी हमारे पास रो कॉलम कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं इसके सोल्यूशन की बात करूं तो 1 2 3 4 ऊपर है 2 नीचे है, क्लियर है। तो आपको पता है इस केस में 4 × 2 है, तो इसका आंसर कैसे निकालते हैं, 4 3 2 एंड 1, और इसकी बात करूं तो 2 × 1, ये हमारे पास 10 हो गया, ये 3 हो गया, तो हमारा वैल्यू कितना हो गया, 30। तो इस केस में आंसर 30 हो गया, बाकी कोई भी पार्ट रेक्टेंगल नहीं बना रहा। लेकिन आपको उलझाने, अब देखिएगा ये रेक्टेंगल नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कुछ एंगल बन रहा है, बात समझ में आया। तो इसके अंदर टोटल 30 है, बाकी पार्ट सिर्फ और सिर्फ आपके कंफ्यूजन के लिए दिया गया है, और देखना कितना आसानी से आंसर निकल गया। तो मैंने आपको क्या बताया कि रेक्टेंगल के केस में एग्जामिनर के पास बाउंडेशन है, वो रोल कॉलम के ही साथ कुछ ना कुछ कर सकता है, या तो इक्वल बनाएगा या अनइक्वल, लेकिन उस पार्ट को किसी ना किसी तरह इस तरह से बना दिया जाता है कि आप कंफ्यूज कर जाए। तो उसी से बचने के लिए मैं आपको इतने क्वेश्चन करा रहा हूँ कि आप क्वेश्चन के रो कॉलम वाले फॉर्म को देखेंगे, क्लियर है, कि रो कॉलम की वैल्यू कितनी है, और उसी पार्ट को पहले बाहर निकालेंगे। तो हमारे पास ये वाला पार्ट है, बाकी का तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई यूज ही नहीं है, तो हमारा आंसर 30 चला गया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी क्वेश्चन आपको एज ए कंफ्यूजन के लिए बनाया गया है, बाकी सारे पार्ट क्लियर है, जरा ध्यान से देखिएगा। इस फिगर को मैं बात करूं तो फिर रो कॉलम के पार्ट को देखिएगा। चलिए पहले मैं इस तरह का डायग्राम बनाऊं, अलग अलग काउंट कीजिए, नहीं तो ये काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। पहले मैंने इसको बनाया, इसमें देखो अगर मैं इतना सा पार्ट बनाऊं, ये वाला पार्ट, क्लियर है, पहले मैं इसे बना के दिखता हूं। तो इसमें कितने टोटल रेक्टेंगल होंगे इस वाले पार्ट में, आपको पता है ये 2/2 का है, तो इसमें रेक्टेंगल की अगर मैं वैल्यू की बात करूं 2 क्यूब और 1 क्यूब, ये कितना होता है 8 और 1 9, यानी ये वाला पार्ट जो है इसके अंदर टोटल 9 है। अब बाकी पार्ट बनाइए, ये और ये बनाते हैं, देखिएगा बाकी सबको हम ऐड कर लेंगे, ये कुछ है। पहले मैं इसकी बात कर लेता हूं, देखिएगा, और चूंकि इसके अंदर हमारे पास लाइन भी है, हाँ, और एक लाइन और भी है, इसे इस तरह से करिए जो उन्होंने दे रखा है, यहां पर भी एक, ये वाला पार्ट। अब देखिएगा बाकी अंदर से हमें कोई लेना देना नहीं है क्रॉस पार्ट से। अब देखिएगा अगर मैं इस फिगर की बात करूं पहले इस वाले लाइन की, ये देखना ये कुछ है, तो इसमें देखेंगे तो यहाँ देखना रो कॉलम देखें तो यहाँ 3 है और 1 है, तो इससे हमारे पास कितने बन जाएंगे, 3:1 का है, तो 3:1 × 1, तो ये कितना हो जाएगा 6, यानी इस वाले पार्ट में हमारे पास टोटल कितने डायग्राम है, 6 रेक्टेंगल होगा। और एज इट इज आप बोलेंगे इसमें भी 6 होगा, लेकिन यहाँ पे जरा सा ध्यान देना है क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, एज इट इज बन चुका है, क्योंकि ब्लू वाले लाइन में टोटल 9 रेक्टेंगल है और ब्लैक वाले लाइन में 6 है। लेकिन इस केस में देखिएगा ये वाला पार्ट जो है वो कॉमन है दोनों के लिए, क्लियर है। तो यहाँ पे 6, अगर इसमें आपने 6 काउंट कर लिया है, तो चूंकि ये इस वाले अगर लाइन की बात करूं तो देखिएगा, कहने का मतलब मेरा ये था, ये देखो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं ये वाले रेक्टेंगल की, ये रेक्टेंगल इसमें भी है इसमें भी है, तो होना चाहिए तो 6, लेकिन आपने इसमें ऑलरेडी काउंट कर दिया है, तो इसको आप 6 ना बोल के आप 5 बोलेंगे, बात समझ में, क्योंकि इसको इसके ऊपर इंपोज करूं तो ऐसा ही बन के तैयार होगा जिसमें से एक पार्ट कॉमन है, क्लियर है। तो अब देखिएगा 9 तो पहले हो गए, और 6 और 5 टोटल कितने हो गए हमारे, इसके ऐड करूं तो ये हो गया 6 और ये 5, तो सबको ऐड कर लीजिए, कितना है, ये होगा हमारे पास कितना हो गया 15 और 5 20, समझ में आया। तो जरा ध्यान से देखिए हमारा आंसर बिल्कुल
9 6 15 और हाँ बिल्कुल सही बन के तैयार हो गया कि इसके अंदर हमारे पास टोटल 20 फिगर्स हैं। समझ में आया? तो ये चीज़ें ध्यान से देख के चलेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा। अब आइए, हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा। नेक्स्ट अगर मैं उसकी बात करूं, जरा ध्यान से देख लीजिएगा, इस वाले फिगर की बात करें क्योंकि प्रैक्टिस करना यहाँ काफी जरूरी है। अब इसमें भी बात करें तो यहाँ पर भी कंफ्यूजन पैदा करने के लिए आपको ट्रायंगल कुछ अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं। अब इस वाले में अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पर, तो हम उसे सॉल्व करने से पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। मैं इसकी पहले सोल्यूशन निकालता हूँ। एक पार्ट ऐसा है बीच वाला, तो हमें पता है कि इसमें 2/2 का है, तो हम इसी के अंदर ऐड कर लेंगे। 2/2 में रेक्टेंगल कितना होगा, 1 क्यूब 2 क्यूब 1 क्यूब, तो 8 and 1 ये 9, यानी ब्लू वाले पार्ट में हमारे पास टोटल 9 रेक्टेंगल है। अब जो इसमें एक्सटर्नल पार्ट है उसे ऐड करके देखते हैं उससे कितना इफेक्ट होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन डालता हूँ ये वाला, इससे देखिए कितने रेक्टेंगल बन जाएंगे, एक ये वाला और एक यहाँ से यहाँ वाला, लेकिन एक रेक्टेंगल यहाँ से यहाँ भी तो बनेगा। क्लियर है? हाँ, बाकी ऊपर वाले से नीचे हम काउंट कर चुके हैं, तो जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने एक लाइन डाला, एक रेक्टेंगल ऊपर वाला ये वाला पार्ट का, एक रेक्टेंगल ये वाला पार्ट का, एक रेक्टेंगल ये वाला पार्ट का, यानी एक लाइन डालने से आपके पास 3 रेक्टेंगल बन जाता है। आज ठीक इस लाइन को भी डालेंगे तो 3 रेक्टेंगल बनेगा, 1 2 और एक ये वाला पार्ट का। एज इट इज इसमें भी डालिए तो 3 रेक्टेंगल बनेगा, ये इस तरह से। इससे भी हमारे पास 3 रेक्टेंगल, और ये इस तरह से गया है, इसमें भी हमारे पास 3 रेक्टेंगल। समझ में आया? तो हमने किसी एक पार्ट को डाल के इसमें भी देखिए, एक इधर बनेगा एक यहाँ बनेगा 2, और इससे आप एक ऊपर वाला पार्ट भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? यानी एक लाइन से 3 रेक्टेंगल है तो टोटल लाइन है 3 4, तो आप 4 इंटू 3 हमारे पास कितने होगा 12, यानी टोटल रेक्टेंगल की बात करूं तो देखिएगा ये 12 and 9 21 आंसर चला गया। समझे? तो इसको हम इस तरह से करेंगे तो ये आंसर काफी इजी हो जाता है, नहीं तो ये काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कभी आंसर 20 नजर आएगा, कभी 21, कभी 19, कभी 18। तो इसे 1 by 1 बेसिक कीजिएगा। और जहाँ रिपीटेशन ऑफ फिगर होता है, मैंने पहले आपको बता रखा है, किसी एक फिगर का निकाल लीजिए, उसके बाद जितने भी फिगर उस तरह के सेम है उसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। वही काम तो हमने किया। 1 से 3 बन रहे हैं तो बाकी सबसे भी 3 3 3 बनेंगे, तो 4 से हमने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, 12 हमने ऐड कर दिया, 21 चला गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है, देखिएगा। इसमें भी कंफ्यूजन है, इनके में भी काफी लोगों बच्चों में कभी 8 आंसर, कभी 10, कभी 9 इस तरह से दिए। लेकिन अब उस फिगर को बात करें तो देखिएगा, पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर को ढूंढेंगे जहां रो और कॉलम की बात की जाती है। ये लीजिएगा, ये रो कॉलम है, तो हम पहले इससे हटाकर पहले इन दोनों की बात करें तो इसमें कितने रेक्टेंगल है, देखिएगा 1 2 3 कॉलम है, और यहाँ पे देखिएगा रो हमारे पास 1 है, तो ये 3:1 का फिगर है। तो यहाँ से टोटल कितने बनेंगे 3 2 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1, यानी अभी फिगर में 6 रेक्टेंगल हैं। क्लियर? ऐसे नहीं कि काउंट करने लग जाना है, तो टाइम काफी लगने वाला है। अब देखिएगा, अब हम एक फिगर एक पॉइंट डालते हैं, इससे कितने बन के तैयार हो गए। जैसे मैंने यहाँ पे एक डाला, तो जरा ध्यान से देखिएगा, एक तो ये बना, एक 2 ये बन गया। बात समझना? यानी एक से हमारे पास 2 फिगर बन जाएगा, ये वाला और एक वाला। ऑलरेडी आपका ये वाला पार्ट काउंट हो चुका है, और इससे भी अगर मैं डालूं तो दूसरा फिगर डालूं, इससे भी एक पार्ट और 2 पार्ट बन के तैयार हो जाएगा। समझ में आया? तो यानी एक लाइन को डालने से 2, इससे भी लाइन डालने से 2 बन जाएगा। सर हाँ, इसको काउंट नहीं कर सके, इसको काउंट कर दिया आपने कि यहाँ से यहाँ तक का पार्ट 1 और यहाँ से यहाँ तक का पार्ट 2। क्लियर? हाँ, बाकी ऊपर से नीचे का पार्ट आप ब्लू लाइन में काउंट कर चुके हैं, तो आप सीधा क्या करेंगे, क्या इसमें 4 ऐड कर लीजिए, तो इसके अंदर हमारे पास टोटल 10 रेक्टेंगल्स हैं। बात समझा? तो इस तरह से आप एक क्वेश्चन को बनाएंगे तो काफी इजी हो जाएगा। तो हम लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, देखिएगा जरा। अगर मैं लास्ट क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें भी पहले रो कॉलम के स्ट्रक्चर को ढूंढिए जहां पे हमें इक्वलिटी दिख रहा हो या फिर अनइक्वलिटी। देखिएगा, अगर मैं इतना सा फिगर बनाऊं तो रो कॉलम की बात हो गई। हाँ, बाकी जो पार्ट है उसे हम एक्स्ट्रा देखेंगे बाद में। इस केस में देखेंगे तो 2 आपके पास कॉलम है और 1 रो है, तो आपके पास टोटल आंसर कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, क्योंकि 2:1 का है, और इंटू 1, तो हमारे पास आंसर 3 हो जाएगा। अब भाई अब एक्स्ट्रा पार्ट को जोड़ते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डाला, देखिएगा कितने फिगर बन जाएंगे। एक लाइन डाला तो एक रेक्टेंगल ये वाला, एक रेक्टेंगल ये, समझ में? अब देखिएगा, फिर मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ पे ये डाला, तो इससे भी हमारे पास 2 बन जाएगा, एक ये वाला और एक ये वाला। यानी इस लाइन को डालने से हमारे पास 4 एक्स्ट्रा बन रहे हैं, 1 2, एक यहाँ मान लीजिए 4, और इसको मान लीजिए 3 और ये 4, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक को पार्ट को हम 3 चौथा मान रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को 3। बात समझा? तो फिर से मैं समझा रहा हूँ, देखिएगा
कि अब तक हमारे पास 3 है इसमें, लेकिन जैसे मैंने एक लाइन डाला, एक ऊपर का रेक्टेंगल, एक यहाँ नीचे का 2, फिर जैसे मैंने ये लाइन डाला, एक यहाँ वाला रेक्टेंगल 3 और एक छोटा वाला रेक्टेंगल, क्योंकि पूरा आप काउंट कर चुके हैं एक में, तो ये छोटा वाला रेक्टेंगल हमारे पास 4 बन जाएगा। तो 4 हमने ऐड कर दिया। फिर इस लाइन को अगर मैं डालूँ, देखिएगा कहाँ है, यहाँ देखिएगा, यहाँ से डाला तो एक रेक्टेंगल ये बनेगा आपके पास और एक रेक्टेंगल ऊपर वाला बन जाएगा, यानी ये देखना हमारे पास ये हो जाएगा। इसके अलावा नहीं बनने वाला, और सबको ऐड कर लीजिए, हमारा आंसर 9 चला जाएगा। तो देखिएगा कितने इजी तरीके से हमने काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल को पढ़ा। बट आपके मेन जो रिक्वायरमेंट है, रो कॉलम के फॉर्मूले को ध्यान में रखना कि इक्वल होगा तो क्या, अनइक्वल होगा तो क्या, और उन्हीं बेसिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चंस के फिगर में यूज किया जाता है। बस यहाँ पे जो हमारा मेन इंटेंशन होगा, उस रो कॉलम के पार्ट को, बेसिक फॉर्म को निकालना, उसके बाद बारी बारी से क्वेश्चन को सॉल्व करना, जैसे हमने इन क्वेश्चंस में किया है। क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू।